किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार धान खरीद में देरी से मिली छूट के कारण आढ़तियों और सरकारी खरीद एजेंसियों पर पड़ रहे वित्तीय भार को खुद वहन करेगी। खाद्य विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर धान की गुणवत्ता पर छूट दी थी, लेकिन ये छूट 15 दिसंबर 2013 के बाद खरीदे गए धान पर लागू होनी थी। धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, इसलिए 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच खरीदे गए धान चावल पर भारतीय खाद्य निगम ने छूट देने से मना कर दिया था। मौसम विभाग द्वारा कम बारिश की आशंका जाहिर करने के बाद केंद्र सरकार ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि यदि बारिश कम होती है तो सरकार किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना लागू कर सकती है ताकि फसल को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सूखे के हालात उत्पन्न होने पर फसलों को बचाने के लिए डीजल सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। इसके लिए कृषि मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट में नोट पेश करेगा। सरकार अनियमित बरसात की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर कड़ा रुख अपनाते हुए निजी चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के हितों से जुड़े मामलों में लापरवाही बरते जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गन्ने की फसल को कौन सी बीमारी हुई है या होने वाली है, अब इसकी जानकारी कोई विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर देगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने इस वेब सॉफ्टवेयर को विकसित कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि समय रहते बीमारी का पता चल जाने से गन्ने का इलाज किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा गन्ना उत्पादक है। गन्ने की फसल को 200 से ज्यादा कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इस फसल में 30 बीमारियां लगती हैं जो फसल को चौपट कर देती हैं। इन कीटों और बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष देश भर के गन्ना उत्पादकों को 7,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान होता है। इससे गन्ना उत्पादन में 20% की कमी आ जाती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की समुचित व्यवस्था है वे धान की नर्सरी को तैयार करें और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने हेतु लगभग 800 से 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त होता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी क्यारियों में बांटें। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीजोपचार के लिए 5.0 किलोग्राम, बीज के लिए बावस्टिन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी के हिसाब से व्यवस्था करें। धान की संकर किस्में पंत संकर धान 1, नरेंद्र संकर धान 1, PRH 10 और अधिक उपज देने वाली किस्में पूसा 44, पंत धान 4, पंत धान 10, पूसा 834, पूसा बासमती 1, पूसा इम्प्रूव्ड बासमती, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 4 यानी पूसा 1121 रणबीर बासमती, तरावड़ी बासमती आदि की व्यवस्था करें। यह समय अगेती फूलगोभी और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई यह प्रयास करें कि वे कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें और रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। अरहर की बुवाई सप्ताह कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाइयों को यह सलाह है कि वे बीज को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं, फफूंद के टीकों या PSB से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की बुवाई के लिए पूसा 2001, पूसा 992, पारस तथा मानक उपयुक्त किस्में हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की निगरानी करते रहें। इसके लिए मिथाइल यूजीनोल ट्रेप का प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खी के लक्षण पाए जाने पर रोगोर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 50 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। इसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड को 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। भिंडी, मिर्च तथा बेलवानी फसल में माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक माइट पाए जाने पर फांसमाइट को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी तथा जैसिड और होपर कीट की रोकथाम के लिए रोगोर कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बेबी कॉर्न की किस्म HM4 तथा स्वीट कॉर्न की बुवाई के लिए यह समय उत्तम है। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीट, रोगाणु तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं मंडी भावों की।
धान लखनऊ मंडी में 1320 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1300 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 1315 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1340 रुपये प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2115 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2080 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 1975 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1430 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1410 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 1400 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1402 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव लखनऊ मंडी में 3280 रुपये, सीतापुर में 3090 रुपये, लालगंज में 3100 रुपये और शाहजहांपुर में 3150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 1450 रुपये, सीतापुर में 1380 रुपये, लालगंज में 1350 रुपये और शाहजहांपुर में 1370 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 580 रुपये, सीतापुर में 500 रुपये और लालगंज में 650 रुपये और शाहजहांपुर में 630 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1200 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1170 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 1200 रुपये और शाहजहांपुर में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर लखनऊ मंडी में 4600 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4975 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 4315 रुपये प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 5010 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। मसूर लखनऊ मंडी में 4930 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4885 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 4850 रुपये प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 4740 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। उड़द लखनऊ मंडी में 5000 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4925 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 4980 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 4950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चना लखनऊ मंडी में 3400 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3190 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 3350 रुपये और शाहजहांपुर में 2800 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ लखनऊ मंडी में 2960 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2885 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज में 3000 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2910 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो
जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। सभी दर्शक किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अरुण पांडे आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज फोन इन कार्यक्रम विशेष कृषि दर्शन का अंक कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं अपने कृषि से जुड़े किसी विशेष मुद्दे पर, जिसमें हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं वो पहुंचाते हैं हम तक अपने फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से, और हमारे विशेषज्ञ तुरंत समाधान करते हैं आपकी समस्याओं का, ताकि आपकी परेशानियां कम हों और उत्पादन की तरफ आप अग्रसर हो सकें। तो इसी क्रम को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं, और इसके लिए नोट करिए आज का हमारा विषय। आज हम बात करेंगे हमारे कृषि के विशेष पशुपालन विषय की, क्योंकि पशुपालन से आमदनी तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही हमारी कृषि का पोषण भी होता है, फसलों का पोषण होता है। अगर आपकी पशुपालन से जुड़ी कोई समस्या है, या तो उत्पादन या पशुओं की बीमारियां या खान पान या रहन सहन की व्यवस्था से, तो आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522 228 8698। दूसरा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756। टोल फ्री बात करने के लिए नोट कर लें 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए। आइए मिलवाते हैं आज आपको अपने विशेषज्ञ से। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SN लाल जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की काफ़ी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उससे पहले हम आते हैं वर्तमान मुद्दे पर। मौसम में जो भीषण गर्मी हो रही, बदलाव आ रहा है, इससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, उत्पादन सब कुछ घटता है। तो कैसे इसको हम अच्छा प्रबंधन करें कि उत्पादन अच्छा मिले किसान भाइयों को? जब भी मौसम परिवर्तन होता है, हमें अपने पशुशाला में भी परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब भी तापमान ज़्यादा जाता है, उस समय पशुओं का जो शरीर का तापमान है वो एक जैसा रहता है। शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है, जबकि वातावरण का तापमान जो वो घटता बढ़ता है। तो हम पशुशाला में ऐसा परिवर्तन करें कि पशु को आराम से महसूस पड़े। जो भी उसकी ऊर्जा तापमान को बनाए रखने में खर्च हो रही है, वो उसके दूध उत्पादन में जाए और दूध उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जो भी पशुशाला बना रहे हैं वो छप्पर की बनाएं या एस्बेस्टस शीट की बनाए हैं। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, वर्तमान समस्या पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे किसान भाई बंसीधर जी जुड़ चुके हैं बनारस से अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो जी, नमस्कार। क्या आपका समस्या क्या है? रखा हूँ, जर्सी है, उसको मैं दूहता हूँ तो तब ठीक है। जब उसके थन में दूध अधिक आ जाता है, वो पीला शुरू कर देती है, और आदत उसकी खराब हो गई। तो पीले के दूध जो है, उसके लिए मैं क्या करूँ? और इधर जो है वो अपना साबित पीना शुरू कर दी है, उसके बाद दुबली हो गई है वो। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपकी समस्या है कि वो गाय जर्सी है, वो अपना दूध अपने आप ही पी लेती है, स्वयं पी लेती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है, क्योंकि उसकी आदत ख़राब गई है, तो उसके गले में जो जहाँ आप रस्सी बांधते हैं, ऐसी रस्सी बांधें उसके गटौला में कि 2 साइड उसकी रस्सियाँ बांध दें, जिससे वो अपने पीछे गर्दन की तरफ ना कर सके। और वो दुहाई जो है उसकी आप 3 समय करें, सुबह भी करें, दोपहर भी करें, शाम को भी करें, क्योंकि ज़्यादा दूध उसके अंदर रुकने ना पाए। और उसके जो है गले में रस्सी जरूर बांधें, क्योंकि ये आदत ख़राब होने की वजह से ही एक बार उसकी आदत पड़ गई तो वो अपनी आदत करती है। साथ ही साथ हम ये भी सलाह देंगे आपको कि उसको आप खनिज लवण खिलाएं, मिनरल मिक्सचर खिलाएं, क्योंकि जो खनिज लवण है, मिनरल मिक्सचर है, बाज़ार में बना मिलता है। ये गाय है आपकी, तो उसको 30-40 ग्राम रोज़ आप नियमित रूप से दें, तो वो खनिज लवण की कमी से भी कभी कभी जानवर जो अपना दूध पीना शुरू कर देते हैं, तो उसकी आदत में सुधार होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देख रेख बहुत ही आवश्यक होगी अच्छा उत्पादन लेने के लिए और अपने पशुओं की जो बुराइयां हैं इनको रोकने के लिए। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी मौसम को देखते हुए आवास प्रबंधन, पशुशाला परिवर्तन की। उसमें ऐसा करना चाहिए कि छप्पर का घर बनाएं, उसकी छत छप्पर की हो, यदि एस्बेस्टस शीट है तो उसके ऊपर छप्पर डाल दें। मुख्य रूप से पानी का फव्वारा जरूर दें। छत है तो पाइप से उस पर आप फव्वारा दें,
पशुशाला को सफाई करें। पशु को भी दिन में 2-3 बार जरूर नहलाएं और नहलाते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ खुरेरा जरूर करते रहें, तो उससे शरीर का तापमान उसका ठीक ठाक रहेगा और बढ़िया रहेगा। खाने में भी उसके थोड़ा सा ध्यान देना है कि हरा चारा जरूर दें, उसमें 1 हिस्सा आप भूसा दें और 2 हिस्सा हरा चारा दें, जिससे कि उसको गर्मी के मौसम में थोड़े से खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो। एक बात और भी ध्यान देना है कि गाय की अपेक्षा भैंसों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो देखिए भैंसों में पसीना निकलने के लिए ग्रंथियां बहुत कम हैं, ना के बराबर होती हैं, इसलिए अपने भैंस को तो ज़रूर ही नहलाना चाहिए और एक निश्चित रूप से तापमान पर नहलाना चाहिए। जैसे ये कई किसान भाई हमारे करते हैं। क्षमा चाहेंगे, बात करेंगे विषय पर, लेकिन जयप्रकाश जी फोन पर आ चुके हैं अपनी समस्या के साथ गाजीपुर से। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार, क्या समस्या है आपकी? ये हमारी गाय एक जर्सी है, पहला बच्चा दूध दी है जी। उसके बाद से सीमन चढ़ाने पर 2-3 बार और सांड से भी वो उसके क्रॉस कराने के बाद भी वो 2 महीना 1 महीना 3 महीने पर गर्म में आ जा रहे हैं जी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा साहब? बिल्कुल आपकी समस्या का देखिए, समाधान। जो आपकी समस्या है कि आप उसको कृत्रिम गर्भाधान करा भी रहे हैं, वैसे भी सांड से भी करा रहे हैं, तो वो अगर नहीं रुकती है तो 21वें दिन पर उसको गर्म होना चाहिए दोबारा। 21वें दिन ही पर इनका ऋतुचक्र होता है, लेकिन आपका कहने का तात्पर्य है कि 2 या 3 महीने बाद वो गर्म हो जा रही है, यानी जो भी उसके अंदर गर्भ रुक रहा है वो या तो ख़त्म हो जा रहा है, निषेचित होने के बाद भी उसकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसे में तो हम ये आपको सलाह देंगे कि आप उसको नियमित रूप से निश्चित रूप से पोषण पर ज़रूर ध्यान दें। पोषण पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पशु है उसको आप प्रोटीन और मिनरल इसकी पर्याप्त मात्रा में दें। थोड़ा सा गर्मी का मौसम अगर है तो थोड़ा सा ठंडक की व्यवस्था करें, ठंडा बनाए रहें अपने पशुशाला में, और निकट के पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक से उसकी सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ संक्रमण हो गया हो जिसकी वजह से वो उसकी मृत्यु हो रही हो। उसकी जाँच उपरांत उसकी दवा दे दी जाएगी। नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र जांच करा लें, बहुत ही आवश्यक है हमारे किसान भाई को। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से अपनी समस्या के साथ। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी नमस्कार। क्या समस्या है नंद स्वरूप जी आपकी? मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गाय या भैंस 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो है गादी को पकड़ करके दाब करके दूध निचोया जाए, दूसरा थन को आँच करके जो निचोया जाए, कुछ लोग अंगूठा का इस्तेमाल करके छाती को दाब करके निकालते हैं। तो मैं ये इसमें कुछ ऐसे विधि है जिसमें छातियाँ फट जाती है, खून निकलने लगती है, जानवर को परेशानी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सी विधि से हम दूध निकालें जिससे जो है जानवर की छाती न फटे, उसको कोई परेशानी न हो। आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसकी बहुत सी समस्याएं पूरे प्रदेश में या अन्य जगहों पर भी आ रही हैं कि गलत दूध दूहने के ढंग से उसमें जो है वो थनैली बीमारी का जो है वो संक्रमण हो जाता है और थन उसके फट भी जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है दूध देने का कि पूरी हथेली के माध्यम से, पूरी हथेली के द्वारा जो है उसके दूध की दुहाई की जाए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको वो यूँ दबाना चाहिए, पूरी हथेली के माध्यम से करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो नली है वो कायदे से वो दब करके पूरा का पूरा दूध निकल जाए। एक चीज़ हम आपको यहाँ और बता देना चाहेंगे कि जो आप ये दिक्कत बता रहे हैं कि थन फट जाता है या उसके थनैली बीमारी के आने की गुंजाइश रहती है, दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के पश्चात आप फिटकरी के घोल से, गांव में भी फिटकरी हमारे किसान भाई रखते हैं, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी को घोल लें, वो बहुत बढ़िया घोल बन जाता है। दूध दूहने से पहले थन को साफ करना चाहिए, दूध उसमें लगा देना चाहिए, और दूध दूहने के बाद भी जब बच्चा दूध पी सके उसके बाद भी उसी घोल से जो है वो दोबारा जो है धुल देना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि गाँव में चूँकि पशुशाला होती है, मिट्टी की फर्श बनी होती है, तो पशु को दूध दूहने के लगभग आधा घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए। अच्छा। इससे ऐसे होता है कि दूध का जो छिद्र होता है जो खुला रहता है, वो खुला होने की वजह से जो मिट्टी में उसके अन्य जीवाणु वगैरह भी और जीते हैं वो प्रवेश कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान दें, सही रूप से दुहाई करें और उसके घोल के रूप में करें और आधा घंटा तक बैठने न दें, तो निश्चित रूप से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। सावधानी ही बचाव का बेहतर प्रबंधन तरीका भी है। डॉक्टर साहब एक बात और होती है, हमारे किसान भाई उत्पादन जब कम होता है तो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास नया बाजार में जो केमिस्ट की दुकानें हैं कि हमें टॉनिक दे दीजिए डॉक्टर साहब, हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो टॉनिक की आवश्यकता ना पड़े, हमारा व्यर्थ का खर्चा बचे, ये टॉनिक है क्या और कैसे इसको घर पर बनाएं?
हाँ, ये पांडे जी आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। हमारे ज़्यादातर किसानों की दिक्कतें होती हैं कि डॉक्टर साहब टॉनिक दे दीजिए। टॉनिक कुछ भी चीज़ नहीं है, जो भी हम पशुओं को खिलाते हैं उसमें प्रोटीन है, ऊर्जा है, और उसको जो है हम खनिज लवण देते हैं। और डॉक्टर साहब हम टॉनिक बनाने का तरीका आपसे लेंगे, लेकिन राजेश शर्मा जी हैं सीतापुर से समस्या के साथ। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। जी बताएं, क्या आपकी समस्या है? ये हमारी गाय जुगाली करते हैं तो थोड़ी नीचे गिरा देती है, तो इसको क्या समस्या है? देखिए, जो भी जुगाली करती है तो वो नीचे गिरा देती है। तो जैसे आप भूसा खिलाते हैं या हरा चारा खिलाते हैं, तो थोड़ा सा यह ध्यान देना चाहिए कि वो काफ़ी पानी से सोक्ड होना चाहिए। जो भी भूसा खिलाते हैं शुरू में, तो जब पानी में उसको सोक कर देंगे तो 1-8 घंटे तक, तो वो उसकी जो है पचनता वो बढ़ जाएगी। तो जुगाली करने के उपरांत वो ठीक से जो है जुगाली करेगी और जुगाली वो अंदर चली जाएगी। कभी कभी कुछ पशुओं में इसकी आदत सी पड़ जाती है, आदत हावी हो जाती है, तो पशुओं को थोड़ा सा नमक नियमित रूप से दें, तो उसके गले में जो भी दिक्कतें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं और वो आपकी जुगाली के सही रूप से करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे कि हमारे पशुओं का पाचन तंत्र अच्छा रहे। हमारे किसान भाई टॉनिक खुद बनाए घर पर, कैसे बना सकते हैं स्वयं? देखिए, जो हम किसान भाई गांव पर करते हैं, ज़्यादातर हमारे दूध में निकल कर कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम हमको पशु को देना बहुत ज़रूरी है। भूख बढ़ाना है, नमक हमको पशु को देना बहुत ही ज़रूरी है। हल्दी हम पशुओं को देते हैं, हल्दी का शरीर में बहुत सा अच्छा सा काम होता है। हम उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, जो कॉपर और सल्फेट की भी पूर्ति करती है। तो किसान भाई अपने घर पर भी इसको बड़ी आसानी से मिला सकते हैं कि वो 10 किलो खड़िया मिट्टी ले लें, उसमें 5 किलो उसमें वो नमक मिला लें, 1 किलो उसमें वो हल्दी मिला लें, उसी में 100 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट मिला लें, जिसको तूतिया बोलते हैं, और वो अपने पशु को प्रतिदिन 25 ग्राम जो हो मिलाया जो मिक्सचर होता है उससे दें। तो ये सस्ता भी पड़ता है और उसमें बहुत से सूक्ष्म पोषक ऐसे तत्व हैं। टॉनिक का निर्माण पाचन की व्यवस्था बहुत अच्छा रूप से हो जाएगा और उसका पशु दूध अच्छा पिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन पर हैं दिनेश द्विवेदी जी, अपनी समस्या के साथ देखते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताएं द्विवेदी क्या समस्या है? मनोज कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी। हाँ, क्या समस्या है आपकी पशुपालन से जुड़ी? हमारी गाय जो है वो गर्भस्थिति इस समय नहीं ले रही है, वो बड़ा दुर्बल हो गई, पेशाब पीती पीते हमारी आशंका है, और कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चा कीड़ा माने वो केचुआ से ही पैदा होती है बच्चा। द्विवेदी जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए या तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपकी स्पष्ट आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आप, हाँ जी, अब बताएं। हमारी गाय जो है जी, वो पेशाब बहुत अधिक पीती है जी, और वो इससे बड़ा दुर्बल हो गई, गर्भस्थिति नहीं बन रही उसकी। वो जब माने सिंह से ही जो है जो होती है उसकी, तो गर्भस्थिति इसमें नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका समाधान आपकी समस्या करेंगे जी। पशुओं में जो गर्भाधान की स्थिति बता रहे हैं कि गर्भधारण नहीं कर पा रही है, काफ़ी दुबली हो गई है, और अभी उन्होंने बताया था कीड़े भी पड़ जा गए हैं उसमें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गर्भाधान सही रूप से हो, पशु गर्म हो, और गर्म होने के बाद जब भी गर्भाधान कराएं गर्भधारण कर ले। इसके लिए 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि जब भी पशु गर्म होता है, गर्म होने के लगभग 14-15 घंटे यानी 16 घंटे तक पर ही गर्भधारण को कराएं, क्योंकि गर्मी की अवस्था जो होती है लगभग 3 घंटे भाग बांटते हैं। प्रथम अवस्था 8 घंटे को, 8 घंटे से 16 घंटे तक मध्य अवस्था, 16 घंटे से 24 घंटे तक जो है अंतिम अवस्था। तो गर्भाधान जो करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पशु को गर्म हुए कम से कम 15-16 घंटे हो जाए, उस समय आप गर्भाधान कराएं। ऐसा कराने से ये होता है कि जो अंडाशय से अंडाणु निकल करके वाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंच जाता है, और जब भी उसका सीमन पड़ता है, चाहे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पड़ता हो या साँड से आप कराते हैं, तो उस समय दोनों जीवित रहते हैं और नज़दीक रहते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया अच्छी होती है और भ्रूण का विकास बढ़िया हो जाता है। एक चीज़ और है कि कभी कभी आप सही समय पर कराएंगे तब भी जो है गर्भधारण नहीं करेगी, क्योंकि उस समय हार्मोन भी उसके शरीर से निकलता है, उसका भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो भी पशु चिकित्सक आपका कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं वो देख लेंगे, वो हार्मोन का इंजेक्शन भी लगा देंगे। लेकिन इंजेक्शन के बजाय हमारा तो ये कहना है कि आप नियमित रूप से अपने पशुओं को खनिज लवण देते रहें। निश्चित रूप से आपकी गाय है तो 30-40 ग्राम रोज आप खनिज लवण उसको दें, बाजार में बना
बनाए मिलता है। इसी के साथ ही साथ प्रोटीन की भी पूर्ति करें जिससे कि हार्मोन अपने आप बने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी और प्रायोगिक आपने जानकारी दी, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा कार्यक्रम समय से बंधा हुआ है और अब समापन की दिशा में हम प्रस्थान कर रहे हैं। आपने हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान किया और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों, आपने भी अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाया और रुचि के साथ जानकारियों को आपने ग्रहण भी किया। आशा करते हैं कि उपयोगी जानकारियां उपयोगी में मिलाएंगे। इसी के साथ अगले बृहस्पतिवार को नए विषय के साथ, नई समस्याओं के साथ फिर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति दीजिए आज्ञा। नमस्कार।